नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे सीएम शिवराज के युवा संवाद की, जिसमें आज उन्होंने ये कहा कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। इससे पहले सीएम ने मंगलवार को भी युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सूबे की सरकार 2023 के लिए अभी से युवा आबादी को साधने में जुट गई है, क्योंकि प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की ही है। ऐसे में युवा जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी सरकार बनना तय है। आज चर्चा में इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश की युवा आबादी को साधने में जुट गई है। इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को स्वरोजगार की सुविधा देने के उद्देश्य से मंगलवार को उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की। स्वरोजगार के लिए 1 से 50 लाख तक ऋण देने का ऐलान किया। तो वहीं सीएम शिवराज बुधवार को युवा संवाद के जरिए प्रदेश के युवाओं से जुड़े। वर्चुअली 25,000 से ज्यादा छात्रों से सीधा संवाद किया और कहा कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनको बेहतर अवसर मिल सके, और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में। अभी आपको सचिव एमएसएमई बता रहे थे, 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी। युवा संवाद के दौरान सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सरकार जल्द ही नई स्टार्टअप नीति लाएगी। योजना तैयार है, सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है। अपने इंदौर के कई बच्चे हैं। मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। पूरी योजना उसकी बन गई है। हर कदम पे हम आपके साथ हैं। और इसलिए अगर कोई विचार दिल दिमाग में आए तो मरने मत दो, उस विचार को और प्रबलता के साथ प्रकट होने दो। जिस प्रदेश में आधे से ज्यादा वोटर युवा हो, उनकी अहमियत कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस पार्टी को युवाओं का वोट मिला उसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि एमपी में करीब 5 करोड़ 34 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 75 लाख वोटर युवा हैं। प्रदेश में 20 से 29 की उम्र के 27.38% युवा वोटर हैं। वहीं 30 से 39 साल की उम्र के 25.58% युवा वोटर हैं। 27 विधानसभा सीटों पर युवा वोटर सबसे ज्यादा हैं। तो जब आपकी 15 महीने की सरकार बनी थी, आप न बाहर निकले, न सच्चाई से कभी आपका कोई वास्ता रहा। आज प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान न केवल उन बच्चों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं और आगे क्या करना है इसके प्रयत्न कर रहे हैं। युवा जो 48 लाख बेरोजगार है, यही कर देते कि इनको सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये केवल बातचीत करेंगे और मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्टूडेंट्स जो जिनके लिए क्वालिफाइड टीचर्स लगते हैं, सब लगते हैं, क्या संवाद करते हैं ये लोग, यही मेरी समझ में नहीं आता। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवा वोटरों को साधने में जुटे हैं। एजेंडा साफ है, अगर सत्ता में आना है तो युवाओं का साथ जरूरी है। ऐसे में सरकार युवाओं और रोजगार को लेकर जिस तरह से घोषणाएं कर रही है, उससे ये साफ है कि बीजेपी अभी से मिशन 2023 के लिए युवाओं को साथ जोड़ने की मुहिम में जुट गई है। टीम न्यूज स्टेट। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिमेश भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिमेश जी, सवाल ये, एक तरफ युवाओं से आप लोगों का संवाद, दूसरी तरफ बड़ा वोट बैंक युवा मध्य प्रदेश के अंदर, और तीसरी तरफ
कांग्रेस का सवाल कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि 30 लाख के आसपास तो रजिस्टर्ड बेरोजगार है। पीसी शर्मा ये आंकड़ा 48 लाख के आसपास बता रहे थे। तो कैसे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको क्या वाकई सरकार एड्रेस कर पा रही है? आपके सभी दर्शकों को अनिमेष भार्गव का नमस्कार जी। सभी दर्शकों को आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो युवाओं से संवाद को देखा जा रहा है वोटर के तौर पर, इसको वोटर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। युवा मतलब हर वो व्यक्ति, युवा बढ़ता हुआ उम्र का बाल बच्चा जो काम कर सकता है, उसको हम युवा के तौर पे देख रहे हैं, ना कि कोई वोटर के तौर पे देख रहे हैं। युवा देखिए, किसी भी देश की एक ताकत होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और उसका मजबूत करना वो सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी सरकार का ही धर्म है, बल्कि अब पूरे एक समाज का भी है। उसको एक ऐसा वातावरण भी देना जिसमें वो मजबूत हो सके। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हम जो इसको युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ना कि नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, हम उसको डेवलपमेंट करके, उसको आगे बढ़ा के, उसमें स्किल्स डेवलप करके, ताकि वो इस लायक बन सके कि खुद के रोजगार के साथ साथ बाकी लोगों को भी वो रोजगार दे सके, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको एक सिर्फ नौकरी से जोड़कर या वोट बैंक से जोड़कर हमको नहीं देखना चाहिए, हमको इसको बृहद रूप में देखना चाहिए, ताकि युवा एक ऐसा युवा का निर्माण हो जो देश का निर्माण करे, एक अच्छे समाज का निर्माण करे, ना कि सिर्फ पैसे कमाने की दृष्टि से उसको नौकरी से जोड़कर देखा जाए। स्किल डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे, युवा के रोजगार में अगर देखेंगे, आज एक युवा अगर कोई व्यवसाय चालू करता है तो अपने साथ कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार देता है। हमको उस दृष्टि से इसको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक राजनीतिक आंकड़े या वोटर के आंकड़े के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि एक मसला तो है ये, और आप लोग ये भी मान रहे हैं कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर रजिस्टर्ड बेरोजगार बढ़ रहे हैं तो ये चिंता तो है। इन सबको क्या एड्रेस कर पा रही है? इसे छोड़िए, आप चुनावी लिहाज से मत देखिए, लेकिन वो चिंता तो है जो संख्या बढ़ रही है युवाओं की। मैं लौटता हूं भार्गव जी के पास। स्वदेश शर्मा जी आ गए हैं, बोलिए। अनिमेष जी बोलिए। जी। चलिए लौटते हैं दोबारा से। स्वदेश शर्मा जी, सरकार एक तरफ कोशिश कर रही है कि स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ा जाए, इस कोशिश में क्या कोई कमी पेशी आप लोगों को लग रही है? क्योंकि पीसी शर्मा सवाल उठा रहे हैं, युवाओं को अगर मजबूत हम करेंगे तो ये तो देश के लिए अच्छा है। देखिए, लोकेंद्र जी 17 वर्षों से ये मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। इन 17 वर्षों में इन्होंने युवाओं से पहले भी वादे किए थे, इन्होंने किसानों से भी वादे किए थे। बावजूद इसके इनके राज्य में 15 वर्ष में 15,125 किसानों ने आत्महत्याएं की। बेरोजगार युवाओं की संख्या आपको पता है 33 लाख तो रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड लाखों की संख्या में है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई इन्वेस्टर मीट कर चुके हैं, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके इतर है। इतर ये है, ये स्वरोजगार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलिए। क्या ये बताइए, MBA तक पढ़ा लिखा छात्र पकौड़े तलेगा? क्या MBA तक पढ़ी लिखी छात्रा चाय की दुकान खोलेगी? क्या आप उसको व्यवसाय मानेंगे? क्या इसी का नाम आत्मनिर्भर भारत है? एक बार डेफिनेशन कर दीजिए ना स्वदेश शर्मा जी, तो फिर हम चर्चा में और बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हम ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ना आप लोगों से कि रोजगार व्यवसाय का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? क्या अगर कोई चाय बेच रहा है या पकौड़े बेच रहा है, अब स्वेच्छा से बेच रहा है या फिर मजबूरी में बेच रहा है, ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन क्या उसे कांग्रेस पार्टी रोजगार मानती है या नहीं मानती? आप लोगों के लिए डेफिनेशन क्या है रोजगार की? अरे लोकेंद्र जी, मैंने स्पष्ट कहा कि MBA तक पढ़ा लिखा छात्र अगर पकौड़े तलेगा तो उसने MBA तक की पढ़ाई क्यों की? वो कक्षा 5 तक पढ़ने के बाद ये पकौड़े तल लेता। अगर उसको चाय की दुकान खोलनी थी तो पढ़ने की क्या जरूरत थी? कर्जा लेकर के अपने घर के गहने गुड़िया बेच करके अपने बच्चे को गांव का किसान शहर में पढ़ने भेजता है, लेकिन वो बेरोजगार है। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 33 लाख है, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। रहा सवाल इस बात का, अगर ये सरकार संजीदगी रखती तो 15 वर्ष उनके पुराने और 2 वर्ष ये अभी 17 वर्ष से ये मुख्यमंत्री हैं। इन 17 वर्ष में वो पुराने वाले लोग
बेरोजगार होते रहते रहते ओवर एज हो गए हैं और नए बेरोजगार पैदा हो गए हैं। ये इन्वेस्टर मीट की बात करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अगर वो लोन लेने जाए तो बैंक में इनसे गारंटी मांगी जाती है। अब पढ़ा लिखा छात्र गारंटी कहाँ से लाए? गारंटी के अभाव में उन्हें लोन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में क्या आगे करेगा वो? ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल इतर है। ये इनका चुनावी हथकंडा है। ये युवाओं को लुभाने की एक नाकाम कोशिश है। युवा जानता है कि जब देश के प्रधानमंत्री महोदय देश में रोजगार न दे सके, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। 2 रोजगार नहीं दे पाए तो माननीय प्रधानमंत्री नहीं दे पाए तो मुख्यमंत्री कहां से दे पाएंगे? इनके अंदर टेलीविजन वाले नेता हैं। अगर विजन वाले नेता होते, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो इन्होंने, माननीय कमलनाथ जी ने जब इन्वेस्टर मीट की थी, इन्वेस्टर मीट में साफ स्पष्ट कहा था कि उद्योगपतियों की जरूरतें हम पूरी करेंगे, लेकिन आप ये ताकीद करिए, आप एग्रीमेंट करिए, अनुबंध करिए कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70% नौकरियों में आरक्षण देना पड़ेगा। इस तरह के इन्हें कहते हैं विजन। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास विजन था तो उस समय मिल गई थी। उस समय कुछ डिटेल्स दे सकते हैं आप स्वदेश शर्मा जी? उस समय की कोई डिटेल दे सकते हैं कि जो अनुबंध हुए कंपनियों से, उनमें से कितनी कंपनियां आ गई, कितनों को रोजगार मिला? इसकी कोई डिटेल्स भी हैं आप लोगों के पास, ताकि आप विजन बता रहे हैं तो थोड़ा सा सरकार भी उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे आगे, अगर कुछ बेहतर है तो। सरकार को सब कुछ पता है, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब इंदौर में इन्वेस्टर मीट की थी, उसमें तकरीबन देश भर के नहीं विदेश के तक उद्योगपति शामिल हुए थे। यहां तक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी विदेश में बुलाया था कमलनाथ जी को। वहां स्पष्ट हुआ था, ये रिकॉर्डेड है, अनुबंध भी हुए थे जिसमें स्पष्ट कहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, कमलनाथ जी ने, कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। आप ये पहले नहीं, मैंने उस चीज को काटा नहीं, मैं तो डिटेल पूछ रहा हूं सर। और वो अनुबंध कमलनाथ के साथ थोड़ी हुए होंगे सर, वो मध्य प्रदेश सरकार के साथ हुए होंगे। क्या मध्य प्रदेश सरकार बदलते ही वो सारे अनुबंध नल एंड वॉइड हो गए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। सरकार, वो कमलनाथ के साथ थोड़ी अनुबंध हुए होंगे, वो तो सरकार के साथ हुए, मध्य प्रदेश सरकार के साथ। माननीय कमलनाथ जी के काम पूरे हो रहे। देखिए, माननीय कमलनाथ, लोकेंद्र जी इंटरप्ट करना अलग बात है, लेकिन बात को पूरी सुनना अलग बात है। मैं पूरी सुन रहा हूं सर, आपने रिपीट किया, मैंने आपसे डिटेल पूछी थी, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। कमलनाथ जी ने सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था सर। मैं बिल्कुल, आप एक बार सवाल सुन लीजिए, फिर मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। हाँ, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था कि जो अनुबंध हुए उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला? क्रम टूट जाता है। उनमें से कितने लोगों को उस समय रोजगार मिल गया था? 15 महीने का समय तो था सर। अरे साहब, सरकार ही कहां चलने दी? उस इन्वेस्टर मीट के तुरंत बाद ये सरकार गिराने में लग गए, क्योंकि हम माफिया विहीन मध्य प्रदेश चाहते थे। माफियाओं को जेल में डालने का काम जैसे ही कमलनाथ जी ने किया, तो उस माफिया के पैसे से सरकार गिराने का काम किया। अगर ये उस बात की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 नहीं, वो तो खैर मुद्दा नहीं है। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि 5 ही साल मिलते हैं ना सर एक सरकार को। अगर आप मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जा सकते हैं, तो 15 महीने में कुछ तो रोजगार दिए होंगे ना आपने? 15 महीने 17 साल। अरे 15 महीने में भी तो कुछ रोजगार दिए जा सकते हैं सर, उसकी डिटेल आप नहीं दे पा रहे। 15 महीने केवल प्रोसेस करने में लग गए आप लोगों को, कि फिर अगले 17 वर्ष का हिसाब तो दे दे। नहीं, उनसे मैंने लिया सर, मैंने तो पूछा सवाल उनसे। आप 15 महीने बता दीजिए कि इतने लोगों को हम दे पाए रोजगार। वो प्रोसेस ही चलता रह गया क्या 15 महीने में आप लोगों का? मैं लौट रहा हूं आपके पास। 15 महीने में 15 वर्षों का जो कुशासन था, जिसमें 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। सुन लीजिए पूरी बात अब आप। और रहा सवाल कुपोषण की बात करो तो देश नहीं सर, कुपोषण ये सब मुद्दे हैं, मैं इन पर अलग से डिबेट करता हूं। आज युवाओं पर चर्चा है, तो मैं नहीं सुनना चाहता हूं ये सारी चीजें आज। मैं जयंत वर्मा जी के पास आ रहा हूं। जयंत वर्मा जी, पिछले कुछ दिनों में कोशिशें हुई हैं, रोजगार मेले लगाए गए, उद्यम क्रांति योजना लेकर आए। मैं स्वदेश आ रहा हूं, नेक्स्ट सेगमेंट में आपके पास आता हूं। 1 मिनट सर प्लीज। तो इन सब चीजों का फायदा होते हुए दिख रहा है आपको। स्टार्टअप योजना की बात की गई है, और एकदम से ज्यादातर कार्यक्रम युवाओं पर फोकस्ड सरकार के दिख रहे हैं। देखिए लोकेंद्र जी, ये पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि रोजगार के बारे में राजनेता जो भी कहते हैं, भले ही वो सरकार में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, वो केवल प्रवचन मात्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि वास्तव में आज जो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम आय है वो 25,000 रुपये है, और हर कोई 25,000 रुपये कम से कम चाहता है। अभी एक आंकड़े आए हैं जो मध्य प्रदेश में जो
60% के करीब जो परिवार हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं और उनकी परिवार की मासिक आय जो है वो 6,210 रुपए है। अब बताइए 6,210 रुपए में कैसे पूरा परिवार चल सकेगा, क्या होगा। आज एक पोस्ट निकलती है यदि चपरासी की, तो उसमें कम से कम नहीं तो 10,000 लोग आवेदन कर रहे हैं कि चपरासी की तो नौकरी मिल जाए। तो जब तक ये सरकारी कर्मचारियों को इतना ज़्यादा तनख्वाह और कोई उनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है उनका, तो ये जो प्रलोभन है लोगों का, तो लोग तो सब सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। और जो स्टार्टअप योजना है 50 लाख की आप पूंजी लगा के यदि कुछ उद्योग चालू भी कर दें तो आपका उत्पाद जो है वो बाजार में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि चीन का माल और सस्ते में आ जाता है। तो चीन का माल तो बहुत सस्ते में यहाँ बाजार में मिल रहा है, तो आपको जब बाजार नहीं रहेगा तो आपका धंधा कैसे चलेगा। जो चल रहे उद्योग थे वो सब बंद हो चुके हैं अधिकांश, उनको ही शुरू करवा दें या उनसे ही पूछ लें कि क्यों बंद हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रवचन की बातें हैं और रोजगार जो है ये बड़ी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये आज की जो व्यवस्था है, आज की जो सोच है और आज की जो पूरी राजनीतिक जो चिंतन है, उसके तहत मुझे नहीं लगता कि रोजगार के अवसर नए उत्पादन हो पाएंगे, बन पाएंगे और लोगों को संतोषजनक रोजगार मिलेगा। कोई भी काम कर रहा है 4,000 5,000 रुपए महीना कमा रहा है तो उससे क्या होने वाला है, उतना तो पेट्रोल भी उसका उससे ज़्यादा लग जाता है, मतलब यहाँ वहाँ आने जाने में। तो मुझे लगता है कि इसको जैसा बोला जा रहा है वो वास्तविकता जमीनी हकीकत कुछ और है और ये बात अलग है कि आप युवकों को एक चीज और कही गई सर, मैं जयंत वर्मा जी उस पर भी आपका जवाब चाहता हूँ। ये कहा गया कि हम स्टार्टअप कराना चाहते हैं लोगों को, हम उसके लिए लोन देंगे, लेकिन स्टार्टअप के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे कि स्किल्ड लोग तो हों कम से कम, तो वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी काम होते हुए दिखा है मध्य प्रदेश में आपको? डेवलपमेंट को लेकर भी देखिए, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कृषि विभाग में जितने अफसर हैं वो तो सब स्किल्ड हैं, उनको बोल दें कि आप अपनी तनख्वाह जितनी मिलती है, आपको इतनी जमीन दे रहे हैं, आप उतना उसमें उगाई करके बता दें, उतना उत्पादन करके और उतनी आय करके। उद्योग विभाग के लोगों को बोल दें कि भाई आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है, आपको सारी सुविधा दे रहे हैं, आप उतना उत्पादन करके और वो बता दें। तो ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, पर जब काम करने आदमी जाता है तो वास्तविकता बिल्कुल अलग है। बैंक इतने चक्कर लगाते हैं, बैंकों में एक से एक लोग, हम सैकड़ों लोगों को जान रहे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं और कोई उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी मतलब ये मुझे नहीं लगता कि जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जैसा भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं किसान के बारे में और बेरोजगारों के बारे में, तो उसमें उनकी आय का कोई अच्छा कोई उपाय या कोई तरीका निकल सकता है। मैं स्वदेश शर्मा जी, अब क्योंकि फोकस स्टार्टअप स्वरोजगार पर किया जा रहा है कि एक व्यक्ति छोटा सा स्टार्टअप करे, 2-3 लोगों को जॉब दे, बड़े उद्योग ना लगें, क्योंकि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि वो इन्वेस्टर मीट हुई, वो हो जाते हैं बड़े काम। सरकार जो छोटे काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही है कि 1 लाख से 50 लाख तक का कोई अगर छोटा सा बिजनेस डालना चाहता है, उसमें 2, 4, 5 लोगों को काम मिल जाए, वो आपको लगता है कि काम करेगा मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्मूला? देखिए लोकेंद्र जी, बिल्कुल मैं अगर इस तरह का कुछ काम होता तो 17 वर्षों से होता, अब तक बेरोजगारी 33 लाख रजिस्टर्ड नहीं हो जाती मध्य प्रदेश में, लोग रोजगार से लगे होते। जैसा जयंत वर्मा जी ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ उस बात से कि स्टार्टअप योजना लागू तो आप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट आपने कुछ किया नहीं है। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट कुछ किया होता तो निश्चित रूप से बेरोजगारी कम हुई होती, पर बेरोजगारी कम तो हुई नहीं है। मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ा है। अपराध क्यों करता है युवा? क्योंकि बेरोजगार है, खर्चे उसके हाई फाई हो चुके होते हैं, घर वालों से पैसा ले नहीं सकता है, तो क्या करें, अपराध की दिशा में बढ़ता चला जाता है। ऐसे में नेता लोग, राजनेता अपना हक अपना सुरक्षित करने के लिए अपने अधिकारों को उन युवाओं को गुमराह करते हैं, उनको बांटने का काम करने पर लगा देते हैं, उनको थोड़े बहुत खर्चे देते हैं और उनको गलत कामों में उनका यूज करते हैं, अपना जिंदाबाद बुलवाते हैं। ये बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का परेशान है। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, हाईली एजुकेशन उन्होंने ग्रहण की,
की, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। आप देखिए पुलिस की भर्ती हुई, क्या पुलिस की भर्ती की आज तक जगह पूरी हो पाई? लाखों करोड़ों रुपए व्यापम के ने 3-3 नाम बदल दिए, व्यापम ने कमा लिए, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल सका। उनका पैसा ही अगर उनको लौटा दिया जाए, अगर आप उनकी फीसें ही माफ कर दीजिए तो समझा जाएगा युवाओं के लिए आप कुछ कर रहे हैं। आज आप देखिए चयनित शिक्षक है माध्यमिक शिक्षक मंडल के, वो चयनित होने के बाद, टॉपर होने के बाद 250 लोग मुख्यमंत्री के निवास और भोपाल में राजधानी में 12-12 दिन अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको नौकरी दे नहीं पा रहे। मंत्री कहते हैं गलती से आपका नाम छूट गया है। अरे भाई गलती आपने की, आपने क्या गलती की, लेकिन उन छात्रों की क्या गलती है जिनको आज 3 साल हो गए हैं? माननीय कमलनाथ जी ने उनकी प्रोसेस पूरी कर दी थी, लेकिन उन्होंने उस समय सरकार गिरा करके उन्हें अदर में छोड़ दिया, उनको जॉब पर नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर के अगर ये नौकरी की आवेदन की फीस, अगर वो फीस ही रोजगार के लिए लगा दें, उन्हें क्या मिल जाएगा सर? फीस वापस, अपनी फीस इसलिए थोड़ी जमा की थी कि मेन मुद्दा तो यह है रोजगार मिले। फीस वापस मिलकर क्या हो जाएगा? फीस थोड़ी वापस चाहते हैं वो लोग रोजगार चाहते हैं। मैंने तो रोजगार मिले उन्हें, और जिस तरीके से सारी चीजें अब राजनीतिक हो गई हैं, ओबीसी का मसला अड़ गया है, ऊपर से गड़बड़ियां, पेपर लीक हो जाते हैं, इस वजह से तो सर राजनीति कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में इतनी हावी है, इस वजह से आपको लगता है अटकती हैं ये ज्यादातर राजनीतिक नौकरियां? कुछ तो ओबीसी के चक्कर में अटक गई, क्योंकि जो मसला आप लोग फंसा कर गए थे बीच में। ये ओबीसी का मसला भी इन्होंने फंसाया। इन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया? अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया तो महाजन आयोग का गठन कांग्रेस ने किया, अगर पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में 14% आरक्षण हुआ। माननीय कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 14 से बढ़ाकर 27% किया। हमने पिछड़ों का ध्यान रखा, हमने युवा बेरोजगार का ध्यान रखा, हमने किसानों की कर्ज माफी की, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ भी हुआ। लेकिन इन्होंने इस दिशा में क्या किया? उन्होंने 15 वर्ष शासन किया। उन 15 वर्षों में ये रिकॉर्डेड बात है, मैं अपने मुंह से वैसे ही गाल नहीं बजा रहा हूं, 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। लोकेंद्र जी आप बताइए ये क्या लॉजिक है कि आदमी आत्महत्या क्यों करता है? जब चारों तरफ से घिर जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करता है कोई भी व्यक्ति। चलिए ठीक, सरकार मैं जयंत वर्मा जी से आखिरी कमेंट लेता हूं, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ना भ्रष्टाचार, जयंत वर्मा जी, अब सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन और क्या कुछ किया जाए जिससे वाकई जमीन पर फायदा मिल सके युवाओं को? और राजनीतिक तौर पर अगर फायदा मिलता है तो उससे तो खैर कोई गुरेज नहीं है, लेकिन असल में युवाओं को रोजगार मिले ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और सरकार अभी भी कहां लैग कर रही है चीजों को? चाहिए और सरकार कर रही है चीजों को। देखिए मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो लगी हुई है आपके कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र की जो पूरी के पूरी उत्पाद हैं उनका वैल्यू एडिशन वहीं पे हो जाए और उसकी खरीद सरकार के द्वारा हो। उनके सरकारी जो एमपी टूरिज्म है, जेल हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पे उनकी खरीदारी हो, एश्योर्ड उनकी मार्केटिंग हो, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि जैसे टमाटर का केचप बनाना है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, टमाटर लोग सस्ता हो जाने के कारण फेंक रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार जो वैल्यू एडिशन फूड प्रोडक्ट्स में है तो वो कर दे और उसके लिए एश्योर्ड मार्केट हो जाए। पर यहाँ तो सरकारी खरीद जो होती है उसमें कमीशन खोरी हो जाती है, तो वो बेचारे कहाँ से देंगे कमीशन वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं, इससे लगता है कि मतलब कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, परंतु सरकार का जो नजरिया है वो समस्या को हल करने का नहीं है, उनका दूसरा पूरा नजरिया रहता है। और इसमें नौकरशाही को तो कुछ नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो तो अपनी तनख्वाह 1 तारीख को उठा रहे हैं और राजनेता को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा एक अलग बिल्कुल अभी कुछ और कदम है जो उठाने पड़ेंगे। सरकार दावा भी कर रही है कि अभी और 1-2 योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जल्दी युवाओं के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।